हिंद दोस्तों, एक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उन बहादुर जवानों की बात करूंगा, वीर नारियों की बात करूंगा और उनकी उन समस्याओं की बात करूंगा जो 8वें वेतन आयोग के सामने रखने। अभी तक हमारे साथ पिछले 10 साल से क्या होता है, यानी हमारी किन मांगों को नजरअंदाज किया गया है, ये उन मांगों को सही तरीके से 8वां वेतन आयोग स्वीकार कर ले और उनमें परिवर्तन कर दे नियम के अनुसार, जो कि नियम बनाया हुआ है, तो हमें कई प्रकार के फायदे मिल सकते हैं। आज इसी के ऊपर बात करूंगा कि जैसा कि आर्मी हेडक्वार्टर में एक पे कमीशन सेल एस्टेब्लिश हुई है और वहां पर एक अधिकार होगा आईएएस का, यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे भविष्य का फैसला लेंगे। हम बॉर्डर पर हैं, हम 24 घंटा नौकरी करते हैं, हमारे लिए क्या खतरा है, शायद इस बात को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो अपने तरीके से करेंगे। लेकिन एक्सर्विसमैनों का पूरा अधिकार है कि आपके पास एसोसिएशन है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपनी मांगों को 8वें वेतन आयोग के सामने रख सकते हो। और इसी कड़ी में मैं आपके सामने करीब 9 पेज का एक मेमोरेंडम यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन ने दिया हुआ है। ऑनरेबल जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, चेयरपर्सन 8 सेंट्रल पे कमीशन, और ये उन्होंने एड्रेस चंद्रलोक बिल्डिंग। सब्जेक्ट किस तरीके का रखा जरा सुनिए। सब्जेक्ट मेमोरेंडम टू चेयरमैन 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर करेक्शन ऑफ क्रॉनिक पे एंड पेंशन अनोमलीज ऑफ यूनाइटेड फ्रंट एंड एक्स-सर्विसमैन। उन्होंने कहा है कि यानी पे और पेंशन में जो अनोमलीज हैं, और ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 28 अप्रैल को ये अपलोड कर दिया है। अब ये बातचीत के लिए समय मांग रहे हैं और उनके मुख्य बिंदु क्या होंगे और 25 पॉइंट्स हैं। आइए हम उनको बोर्ड पे थोड़ा सा हाईलाइट समझ सकते हैं। यानी ऑनरी कमीशन का मसला है, जूनियर कमीशन अधिकारियों का मसला है, नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर, और सिपाही से हवलदार का मसला है। और ये 25 पॉइंट हैं और सब्जेक्ट है पे एंड पेंशन। इन 25 पॉइंटों को जो उन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब किया, यानी ग्रांट ऑफ इक्वल एमएसपी, सबसे बड़ा मुद्दा ग्रांट ऑफ इक्वल एमएसपी, और उससे बड़ा मुद्दा है 1 रैंक 1 पेंशन फॉर जेसीयूआर, नॉट 1 रैंक 1 पेंशन, दिस इज अ 1 रैंक एंड मैनी पेंशन। और इसको उन्होंने कहा है कि जो आपकी पॉलिसी है 7 नवंबर 2015 की, उसमें 1 मैन जुडिशियल कमेटी ओएमजीसी के सामने पॉइंट गए। इन्होंने कैंटोनमेंट में जाकर जेसू जवानों से मिले, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, लेकिन वो सरकार ने अनदेखी की। मामला डिसेबिलिटी पेंशन का है, मामला उन्होंने कहा है वेटेज का है, टेबल नंबर 7 का है, ग्रांट ऑफ ऑनरी कमीशन बेनिफिट का है, फिटमेंट फैक्टर का है, फैमिली पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन का। 20 अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर कवर किए हैं। और ये आपको झकझोर कर रख देंगे कि आखिर ये आर्मी के, एयरफोर्स और नेवी के 30 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं जो सिपाही से लगाकर ऑनरी कमीशन हैं। वहां पर ऑनरी कमीशन के बारे में भी भेदभाव की बात किया, अनदेखी की बात किया, अनदेखी की बात किया। सबसे बड़ी बात यह लगती है कि यहां पर जो तरजीह दी जाती है, अधिकारियों को दी जाती है, जेसीयू जवानों को इस तरीके से नजरअंदाज किया जाता है। उसमें एक एक चीज का उल्लेख किया गया। आइए इसी को पॉइंट दर पॉइंट हम आपके सामने हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मसला है ग्रांट ऑफ इक्वल एमएसपी। इसके बारे में उन्होंने लिखा है, महोदय आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि मिलिट्री सर्विस पे लड़ाकू डिफेंस कर्मचारियों को बराबर रेट पर दिया जाना चाहिए, जिसमें आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स शामिल है। एमएसपी का कॉन्सेप्ट 6th पे कमीशन से शुरू हुआ था, 7th पे कमीशन में जारी है। एमएसपी देने के पीछे जो जरूरी कारण बताए हैं, वो मकसद मिलिट्री लाइफ की मुश्किलों और आर्मड फोर्सेस के जितने लोग हैं उनको जिस तरीके की चैलेंजेस आते हैं, ये उसके लिए है। उनका कोई स्टेटस और कोई बेनिफिट देने के लिए एमएसपी नहीं है। और वर्तमान में जो एमएसपी है इसमें अनोमलीज है। मैं समानता चाहता हूं। 15,500 जो कि अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, अब उनकी रिकमेंडेशन है इनको 30,000 दिए जाएं। अब कहा नर्सिंग जो 10,800 ले रहा है उनको कहा गया 18,000, 21,000 दिए जाएं। जेसीयू जवान को 12,000 से 15,000 दिए जाने की बात हो रही है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। मैं चाहता हूं सबको समान एमएसपी मिले, चाहे वो 10,000 मिले या 12,000 मिले या 15,000। हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते, हम भेदभाव नहीं चाहते, क्योंकि गोली सबको बराबर लगेगी, दर्द बराबर होगा, शहादत एक जैसी होती है, फिर भेदभाव क्यों। पे में भेदभाव करिए, सुविधाओं में भेदभाव
भेदभाव करिए, लेकिन इस तरीके का भेदभाव यानी ये हमें मंजूर नहीं है। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है दोस्तों? बड़ी बात उन्होंने कहा है। अब वन रैंक वन पेंशन के ऊपर है। आखिर वन रैंक वन पेंशन का कॉन्सेप्ट है जो बेसिक, इसके ऊपर उन्होंने जबरदस्त तरीके से बार और प्रहार किया है कि जो वन रैंक वन पेंशन है ये अभी तक वन रैंक वन पेंशन नहीं हो पाया, जो कि परिभाषा के अनुसार एक रैंक सेम लेंथ ऑफ सर्विस पर उनकी पेंशन बराबर होनी चाहिए। क्यों नहीं रह पाया? उसका बुनियादी जो ढांचा था, बुनियादी रिक्वायरमेंट थी, वो आपने अडॉप्ट नहीं की। इसलिए जेसीओ एक सिपाही से लगाकर सूबेदार, मेजर, ऑनरी कैप्टन तक अलग अलग पेंशन है, लेकिन अधिकारियों की बराबर है। क्यों? कि उनका कॉन्सेप्ट आपने सही रखा है। हमारे को बेसिक जो हमारी चीजें लेनी चाहिए थी, इसको सुधार के लिए आपने उनको नजरअंदाज किया। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये वन रैंक वन पेंशन जो 35 से 50 साल में रिटायर्ड होने वाले जेसीओ जवानों के लिए थी, इसकी पॉलिसी बनती है 7/11/2015 में। इसका फर्स्ट इंप्लीमेंट होता है 1 जुलाई 2014 को। उसके बाद आपका 6th पे कमीशन आता है और वहां पर आपको बहुत सारी अनोमलीज देखने को मिलती हैं। और मिलने का जो आधार था, उन्होंने कहा है कि मिनिमम जो बेस ईयर लिया जाता है, यानी 2014 की ओआरओपी है, उसका बेस ईयर 2013 था। उसके बाद 2019 की ओआरओपी थी, उसका बेस ईयर 2018 था। 2024 की ओआरओपी 3 थी, उसका बेस ईयर 2023 था। अब बेस ईयर के अंदर एक रैंक आप तीनों आर्म्स में आप ले लीजिए, उनको आपको मैक्सिमम पे डालना था, आपने मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज किया। और जब ये पूछा गया कि आप इसका डाटा हमें दिखा दो, तो आज तक आप डाटा दिखा ही नहीं रहे हैं। यानी आपकी इतनी ओआरओपी 1 2 3 चली गई, कुछ रैंक खासकर जेसीओ रैंक को कोई फायदा नहीं हुआ है, जवानों को बहुत कम फायदा हुआ है, लेकिन ये फायदा ज्यादा हो सकता था। बात फायदे की नहीं, बात समानता की है, लेकिन जो समानता का सिद्धांत था वो नहीं मिला। अब उन्होंने कहा इसके लिए ओएमजीसी यानी वन मैन जुडिशियल कमेटी का प्रावधान है। आपकी 7/11/2015 पैरा नंबर 5 3C में बताया गया है। और इसी के तहत वन मैन जुडिशियल कमेटी ने कंटोनमेंट का दौरा किया था। हमने कभी सुझाव दिए थे, ओएमजीसी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार ने उसको दबा लिया। आखिर क्यों दबा लिया? जब ओआरओपी हमारे लिए थी और उसमें प्रावधान है ओएमजीसी का, तो आप उनकी रिकमेंडेशन को क्यों नहीं माना? अब उन्होंने कहा है, अब पेंशन की बात है कि आज उन्होंने कहा है पेंशन का वेटेज की बात किया है। जैसे वेटेज की मैं क्यों कह रहा हूं, यह सिद्धांत आपने देखा होगा कि आज एक सूबेदार 28 साल सर्विस करके आ रहा है, यानी रिकॉर्ड में आप जाइए 10 सूबेदार हैं तो 10 की बेसिक पेंशन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि लास्ट पे ड्रॉन का 50% मिल रहा है। अब लास्ट पे ड्रॉन यानी वो नायब सूबेदार आगे पीछे बनाए तो उसका फर्क पड़ेगा, हवलदार आगे पीछे बनाए उसका फर्क पड़ेगा। सूबेदार बनते बनते किसी की, मैंने देखा एक सूबेदार है 28 साल वाले की 30,000 पेंशन है, किसी की 27,000 है, किसी की 28,000 है, किसी को 29,000 है। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जब वन रैंक वन पेंशन आपको लागू करनी, तो रिटायरमेंट के समय आप उनको जो वेटेज है यानी मैक्सिमम वेटेज सूबेदार का कहां से फिक्स करना है वो आप बना दीजिए और उसका 50% दीजिए। लेकिन ऐसा न होने के कारण ना ही तो आप बराबर पेंशन दे पा रहे हो, ना ही उन्हें ओआरओपी में बराबर उन्हें फायदा होता है। किसी को फायदा होता है, किसी को नहीं होता है। तो इस तरीके का एक प्रावधान की बात की है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि खासकर ऑनरी रैंक को अभी तक कितनी ओआरओपी हैं उसमें फायदा नहीं हुआ। जैसा आपने देखा होगा कि नए ऑनरी कमीशन है लेफ्टिनेंट कैप्टन की 35,800 38,000 आ रही है, पुराने वालों की 41,000 है, 42,000 है। तो इसमें अभी भी बहुत बड़ी विसंगति है। 2016 के बाद आने वाले पेंशनर जो हैं उनकी पेंशन कम है और 2016 से जो पहले वाले उनकी पेंशन ज्यादा है। तो इसका मतलब आपको कितने प्रमाण चाहिए, कितने प्रमाण चाहिए हम देने को तैयार हैं। आपने टेबल नंबर 7 के अंदर एक्स और वाई में भेदभाव किया है, फिर टेबल नंबर 8 जो 2016 के बाद किया, ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। और सबसे बड़ा है आर्मर्ड फोर्सेस में डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बड़ी चिंता जताई है। वहां उन्होंने कितना कहा है कि वहां भी दर्द हमारे को है, टैबलेट हमारे को है, यानी एक जैसी बीमारी है, एक जैसे अंग का नुकसान है, लेकिन फिर भी आपने बेसिक पे के आधार पर जो डिसेबिलिटी देते हो वो गलत है। यानी जिसको यानी समस्या एक जैसी है, तकलीफ एक जैसी है, दवाई एक जैसी है, लेकिन पैसा मुआवजा ज्यादा है। क्योंकि बेसिक पे के हिसाब से नहीं, डिसेबिलिटी पेंशन का जो आपने देने का तरीका है सबका बराबर होना चाहिए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही डिफेंस पर्सनल की फैमिली पेंशन। हाँ जी दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दर्द ये सामने आपके सामने रखा है
कि यानी हमारा 35 साल में आने वाला सोल्जर यदि 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ यानी वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है, जॉब नहीं है और उसकी पेंशन सीधा 50% से 30% कर दी जाती है, उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, भीख मांगने पर मजबूर हो जाती, सामाजिक जिम्मेदारी संभाले, घर की जिम्मेदारी, परिवार की पढ़ाई लिखाई, इस तरह का है कि 60 साल तक उसकी पेंशन लगातार कंटिन्यूस इसी तरह रहना चाहिए। कहा है कि जवानों की पेंशन में लगातार कटौती, उन्होंने कहा है कि 70% मिलने वाली हमें पेंशन को आपने 50% पे लाके खड़ा किया, 50% से भी आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। और ये हमारा अधिकार था जब देश गरीब था, यानी जब हमने लड़ाइयां लड़ी 62-65 में, तब हमारी पेंशन में किसी में कटौती नहीं हुई। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि हमारी पेंशन पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। अगला पॉइंट दिया, उन्होंने दिया है कि ऑनरी कमीशन, यानी जो लोग ऑनरी कमीशन पोस्ट रिटायरमेंट मिलते हैं उनको 1 रुपए का फायदा नहीं मिलता, जबकि उनका मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से बनती है। इस बात को कहा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को उन्होंने OROP का फायदा कहा कि उन्हें आखिर क्यों अलग किया गया। साथ ही कहा गया स्टेटस ऑफ ऑनरी रैंक का कोई स्टेटस नहीं है, इसके बारे में ECHS CHD में उनकी अवहेलना होती है और उन्हें बहुत गंदा लगता है कि रैंक हमारे को सूबेदार ऑनरी कैप्टन बोला जाता है, लेकिन हमारे कंधे पर 3 सितारे हैं, उनको ध्यान में नहीं दिया जाता। उन्होंने ये कुछ DSR पैरा 178 का जिक्र किया, उसको रिवाइज करना चाहिए। और जितने अंग्रेजी नियम है, उन्होंने कहा जब आप कंटोनमेंट का नाम बदल सकते हो, सेना के अंदर बाहरी जितने दिखावटी चीजें बदल सकते हो, अंदरूनी जो अंदर जिस पर सेना चल रही है अंग्रेजों के नियम से, उसको बदलने की कोशिश करो। 21वीं सदी में आ गए, आप इसको बदलना पड़ेगा। यानी AFT की बात की तमाम इस तरीके के पॉइंट रखे। फिटमेंट फैक्टर की बात की है, यानी फिटमेंट फैक्टर सैनिकों को अलग प्रकार का होना चाहिए। सैनिकों का जो फिटमेंट फैक्टर है, अफसर जेसू जवान में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसा कि 7th पे कमीशन में हुआ है, यानी 2.57 को अफसरों को 2.81 तक दिया है। और उन्होंने कई और मेमोरेंडम जो अभी तक OROP इंप्लीमेंट हुई है उसमें जितनी विसंगतियां हैं उनके बारे में पूरा उल्लेख किया। 8 पेज में एक एक चीज को दिखाया गया है कि यानी पेंशनर हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए, और ये 8वें वेतन आयोग के सामने रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर 8वें वेतन मेमोरेंडम पेश करें, उनसे मीटिंग करें, अपनी बात रखें, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।